हेलो, दिस इज़ ऋतु रतेवाल एंड यू आर विद लेट्स क्रैक नीट यूजी। बहुत दिनों बाद तुम लोगों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है। मैं कोटा गई थी और वहीं पे लॉकडाउन हो गई थी और फिर वापस नहीं आ पा रही थी। सो आई एम सो सॉरी, मैंने तुम लोगों को इतना ज़्यादा वेट कराया, पर उसकी अब हम कमी पूरी कर देंगे। आज का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। +2 का टॉपिक है। आज के दिन में 2 वीडियोस बना के इसको ख़त्म करेंगे। 1 से 2 क्वेश्चंस इसमें से आएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है। सो यदि आप ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपके वो 2 क्वेश्चन अच्छी तरीके से सिक्योर हो जाएंगे। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। आप मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पर जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे जुड़ने का बेटा फ़ायदा, इस वक्त तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। लॉकडाउन हो चुका है, ऑफलाइन कोचिंग्स बंद हो चुके हैं, आप लोगों को सही से गाइडेंस कहीं से नहीं मिल पा रही है। अनअकैडमी प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर 40 से भी ज़्यादा टीचर्स तुमसे लाइव इंटरेक्ट करेंगे। उनमें से मैं भी होंगी। मेरे कोलीग्स जो इस चैनल पर पढ़ाते हैं, जो किसी और चैनल पर पढ़ाते हैं अनअकैडमी के सभी टीचर्स वहाँ पर अपना पूरा सिलेबस कराएंगे। आप लोगों से बात करेंगे, आप लोगों को गाइड करेंगे, आप लोगों को टेस्ट देंगे। बेसिकली जो एक मॉनिटरिंग होती है ना, जो एक गुरु के सानिध्य में रह के जो आप चीज़ें सीखते हो, वो आप वहाँ पर सीख सकते हैं। सो इस वक्त तो अनअकैडमी प्लस की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेरा पूरा सिलेबस आपको पढ़ने के लिए मिलेगा वहाँ पर। +1 का, +2 का, ड्रॉपर्स का, क्रैश कोर्स का, आपको सब कुछ लेने के लिए, सारे टेस्ट देने के लिए, मुझसे पढ़ने के लिए, किसी और टीचर से पढ़ने के लिए आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी का। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है? आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ये ऐप डाउनलोड करके आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर नीट की कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और फिर आपसे इस तरीके से समय पूछा जाएगा कि आप 1 महीने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 2 साल वाला बहुत ही सस्ता है। अगर आप 1 महीने के कंपैरिजन में, मतलब पर मंथ के हिसाब से यदि आप कैलकुलेट करें, तो जो 6 महीने की फीस बनती है बेटा 1 महीने के हिसाब से, वो हमारा पूरा 2 साल का पैकेज है। सो आप 1 साल या 2 साल वाले जो पैकेजेस हैं उनके लिए जाएं, क्योंकि वो आपको पर मंथ के हिसाब से बहुत सस्ते पड़ेंगे। आपको ये डर नहीं बना रहेगा कि अब ख़त्म हो जाएगा पैक, और जैसे ही आपका पैक ख़त्म होता है आपको वो वीडियोस मिलनी बंद हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपको मिलती रहेंगी। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, गो फॉर 1 ईयर और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। और यदि आपका उससे पहले सिलेक्शन हो जाता है तो आप ये सब्सक्रिप्शन किसी को पास ऑन कर सकते हैं, उससे पैसे ले लीजिए, आपका नुकसान भी नहीं होगा। जो भी कॉस्ट यहाँ पे दिखाई गई है, जैसे कि 1 साल की 30,000, 2 साल की 36,000, 6 महीने की 24,000, आपको मैं स्पेशली 10% ऑफ करूँगी इस फीस में। आपको एक कोड यूज़ करना है, जैसे प्रोसीड टू पे आएगा ना, उससे पहले एक कोड डालना है। कोड है ऋतु, RITU, मेरा नाम। यहाँ पे अप्लाई का बटन होगा, अप्लाई करेंगे आप कोड और फिर जाएंगे प्रोसीड टू पे। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे, आपको कोई भी आप पैक लेंगे उसका 10% ऑफ हो जाएगा। चलिए बिना किसी देर के बेटा जी चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर बहुत प्यारा, छोटू सा और आसान है। इसका एक बार माइंड मैप बना लेते हैं। तुम्हें बता देती हूँ पार्ट्स कौन कौन से हैं इस चैप्टर के, ठीक है? देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हाँ जी, सबसे पहला इसका पार्ट है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है और कैसे अचीव हो सकती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है और कैसे अचीव करेंगे, जो NCERT के पहले जो 2 पेजेस हैं उसमें ये बात आएगी। फिर अगली बात आएगी, आज के ज़माने में पॉपुलेशन के क्या हालचाल हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है? फिर हम ये इस पार्ट में हम ये जान लेंगे कि भैया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, भयंकर तरीके से इंडिया की और वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो अब इसको रोकने का कोई उपाय बताओ, क्योंकि यदि पॉपुलेशन इस हिसाब से बढ़ेगी तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम नहीं अचीव कर पाएंगे।
ठीक है, ठीक है। तो इससे अगली बात हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है जी, क्या किया हमने? पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, दूसरा आजकल पॉपुलेशन बढ़ रही है और क्यों बढ़ रही है, यदि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको रोकेंगे कैसे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, मतलब बच्चे ना पैदा हो हमारे उसके तरीके क्या हैं, कॉन्डोम्स हो गए, पिल्स हो गए, आईयूडीज हो गए, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद भी बच्चे पैदा ना हो, ये वो जादुई तरीके हैं। ठीक है, अब मान लो आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं यूज़ किए, ठीक है, कॉन्डम नहीं यूज़ किया, या किया तो वो पूरी तरीके से इफ़ेक्टिव नहीं हुआ, टीयर हो गया, फट गया, कुछ भी, ठीक है। तो उसके बाद सपोज अ फीमेल बिकम्स प्रेग्नेंट, ठीक है, अब फीमेल कह रही है कि बेटा मुझे तो पढ़ाई करनी है, अभी मैं तो डॉक्टर बनूंगी, ये वो, आई डोंट वांट दिस बेबी, या कोई भी रीज़न हो सकता है, सपोज इट्स अ सेक्सुअल असॉल्ट, राइट, किसी के साथ रेप हुआ है तो उसको बेबी नहीं चाहिए होगा ना, एंड शी बिकम्स प्रेग्नेंट। सो इस केस में प्रेग्नेंट होने के बाद भी आप अबॉर्शन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। सो अगला पार्ट हम पढ़ेंगे अबॉर्शन, जिसका कि मेडिकल टर्म है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एक टॉपिक ये पढ़ेंगे, इस पे से क्वेश्चन आ सकता है। फिर अंत में हम टॉपिक ये पढ़ेंगे कि भैया अभी तक तो हम बच्चे नहीं पैदा करने की सोच रहे थे, लेकिन कुछ कपल्स ऐसे हैं जो बेचारे बच्चे पैदा करना चाहते हैं, दे वांट टू हैव बेबीज़, ठीक है, उनकी शादी को 5-5 साल हो गए हैं, 10-10 साल हो गए हैं, बेबीज़ नहीं हो रहे हैं, उनकी भी तो हमने मदद करनी है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर सभी चीज़ें आती हैं, जिन्हें बच्चे नहीं पैदा करने उनकी भी हमने हेल्प करनी है, जिन्हें करने हैं और नहीं हो पा रहे उनकी भी हमें मदद करनी है। तो इसमें आ जाएगा हमारा आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, कि हमने असिस्ट करना है लोगों को बच्चे पैदा करने में, ठीक है। इन सब के अंत में हम ये पढ़ेंगे कि भैया तुम कुछ भी करो, बच्चे पैदा करो मत करो, परंतु बीमारियों से बचे रहना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ना हो जाएं तुमको। तो उसके लिए हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे कि भैया क्या होती हैं, कैसे फैलती हैं, क्या उसके पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस लास्ट ऑफ ऑल। समरी समझ में आ गई है? पहला पार्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, इसमें तुम्हें पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंडर ही आती हैं, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ रही है भैया, पॉपुलेशन को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ कर लो। बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करके भी यदि प्रेग्नेंट हो गए हो तो MTP करा लो। यदि तुम्हें बच्चे पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे मतलब रोकने की प्रॉब्लम नहीं है, हो नहीं रहे हैं, तो RT यूज़ कर लो। और सबसे एंड में भैया बीमारियों से बचे रहना। ये हमारे पास मैप आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स। चलो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा कलर यूज करेंगे? ब्लैक। अपनी राइटिंग इम्प्रूव करने की मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ बच्चों, पर क्या करूँ, ऐसी सी ही आ पाती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखो, एक सोसाइटी जहाँ पर लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हैं, मतलब वो डिफॉर्म्ड नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है उनको, ठीक है, ये एक पार्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है दैट यू शुड हैव हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। अ सोसाइटी दैट इज़ हेल्दी फिजिकली, देन सेक्शुअली, देन मेंटली, इमोशनली, सोशली, ये सारे एस्पेक्ट्स अगर मिला दें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बन जाता है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं याद रहता, तुम्हें जो दिमाग में आता है ना, मेंटली, सोशली, फिजिकली, इमोशनली, सब कुछ डाल दो और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन बन जाएगी। सो इट इज फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, मेंटली इमोशनल है, चलो लेकिन लिख लो, कोई बात नहीं, दिक्कत ही नहीं। इमोशनल,
बिहेवियरल हेल्थ, मतलब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। आपके फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, देन आपके इमोशंस में इंटरकोर्स को लेके या बच्चे हैविंग बेबीज़ को लेके या प्रेगनेंसी को लेके कोई भी दुर्भावनाएं, मिसकॉन्सेप्शंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एडोलेसेंट्स होते हैं, 15-16 साल के बच्चे हैं, उन्हें लगता है कि इफ़ दे किस दे विल हैव बेबीज़, और इफ़ दे किस दे विल हैव सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, और दे डोंट नो हाउ टू यूज़ अ कॉन्डम। सो एवरी इशू, मेंटल इशू से लेके, फिजिकल इशू से लेके, सोशल स्टिग्मास जो हैं हमारा, सेक्स के प्रति जितने स्टिग्मास हैं हमारी सोसाइटी में, वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। किसी को ये नहीं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया उसको दूर ही कर दिया, बेटा तू दूर रह, हम नहीं बात करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। बिहेवियरल, इमोशनल, सारा कुछ एस्पेक्ट मिला के रिप्रोडक्टिव हेल्थ कॉन्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आप कैसे अश्योर करेंगे? पहला पॉइंट तो हमें जो याद रखना है नीट के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड की पहली कुछ गवर्नमेंट्स में से थी जिन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। 1951 में ही हमने इसके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग, ताकि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंश्योर कर सकें। सोचो 1951 में बहुत कम कंट्रीज ने इस पे ध्यान दिया था, मतलब अपनी आज़ादी हुई थी 1947 में, है ना। 1947 में हम आज़ाद हुए थे, देख लो 4 सालों के अंदर ही हमने सोच लिया बेटा फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम होना चाहिए। आज भी ये प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन अब इनका नाम है RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। रिप्रोडक्टिव होना चाहिए भैया, क्या किया इसका बेटा जी फुल फॉर्म पता होना चाहिए तुमको, क्वेश्चन आ सकता है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है जी। पहले फैमिली प्लानिंग कहते थे, 1951 में शुरू हुआ था, अब उसी को RCH कहने लगे हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। हमारी गवर्नमेंट सबसे पहली गवर्नमेंट्स में थी जिन्होंने कि ये इस प्रकार के प्रोग्राम शुरू किए। अब इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, गवर्नमेंट ने क्या क्या इंक्लूड करने के लिए कहा? नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज अबाउट सेक्स ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन। भैया ऐसा नहीं होना चाहिए ना सोसाइटी में, किसी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, हाउ डू आवर सेक्स ऑर्गन्स फंक्शन, व्हाट इज देयर यूज, व्हाट इज देयर पर्पस, हाउ टू प्रोटेक्ट देम, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। देन नॉलेज अबाउट एडोलेसेंस, एडोलेसेंस की स्पेलिंग भाई लोग देख के, ठीक है, एंड चेंजेस रिलेटेड टू इट, चेंजेस रिलेटेड टू इट। अब देखो एडोलेसेंस में आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। लड़के लंबे हो जाते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है, मैडम ऐसे कैसे आपने मुझे डांट दिया, ऐसे नखरे आने लग जाते हैं उनके अंदर। लड़कियां थोड़ी सी तितलियों की तरह हो जाती हैं, हाँ, ऐसे इस तरीके से हंसने लगती हैं, बॉडी चेंजेस आते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, फिजिकल शेप चेंज हो जाती है बॉडी में। तो एडोलेसेंट्स कभी कभी घबरा जाते हैं इन चेंजेस से, कभी कभी समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता। सो RCH के अंडर ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जो एडोलेसेंट्स को बताएं कि भैया ये चेंजेस तुम्हारे ये हार्मोन्स की वजह से आ रहे हैं, सो देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, ठीक है। देन आपको नॉलेज फैलानी है प्रेगनेंसी के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, ठीक है। देन हाउ टू टेक केयर ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन, प्रेग्नेंट की स्पेलिंग गलत हो गई बच्चों, फिर से देख रहे हो स्पेलिंग्स के हाल मेरे, क्या करूं बच्चों। प्रेग्नेंट
विमेन, ठीक है। देन पोस्ट नेटल केयर, जब बच्चे पैदा हो जाएं उनकी मम्मी की और बच्चे की केयर कैसे करनी है, ठीक है। देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STIs के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे फैलते हैं, कैसे रोके जा सकते हैं। देन यू नो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड आपको इश्यूज पता होने चाहिए। तो इन सारे टॉपिक्स को कंप्राइज करके जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाएगा। और भी है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये नहीं पता चले, आपको पता ही नहीं है कॉन्डम्स कैसे यूज़ करने हैं या कॉन्डम्स के अलावा क्या क्या तरीके। लो जी 10 बच्चे पैदा हो जाएं, लो जी मेरे स्टूडेंट होने पे, मतलब मेरे को तुम मिलो ऐसे आज से 20 साल बाद, मैम ये देखो ये मेरे 10 बच्चों की फैमिली है, तो मुझे तो बहुत ही बुरा लगेगा। मैंने पढ़ाया है तुमको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, तुमको पता होने चाहिए। सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का एक पार्ट आ गया। देन MTP भी हो सकता है, ठीक है। देन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी भी इसी का ही पार्ट है। ये सारा का सारा रिप्रोडक्टिव समझ जाओ उसमें आता है, ठीक है। देन इसमें एक पार्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन आता है, एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस पे बैन लगाना भी इसी के अंडर आता है। एमनियोसिंथेसिस पे ऑलरेडी नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। इट्स अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ध्यान से सुनो जो मैं बताऊंगी, जितना मैं बताऊंगी उतना पढ़ लोगे तो एमनियोसिंथेसिस से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम कर नहीं पाओगे। ध्यान से सुनो, एमनियोसिंथेसिस क्या है और उसकी दिक्कत क्या है, क्यों हम मना करते हैं एमनियोसिंथेसिस कराने से। ये एक मम्मी है, टू बी मम्मी है, अभी मम्मी बनी नहीं है। ठीक है, ये एक मम्मी है, ये इनका बेबी है। समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब तुमको पता है जो बेबी होता है उसके अराउंड एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है मेरे प्यारे बच्चों, तुमको आइडिया होगा ऐसे, जिसमें कि लिक्विड भरा होता है। आई होप ये क्लियरली दिख रहा है तुमको। इसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। जहाँ बेबी बढ़ रहा होता है उसके आसपास एक पूरा बैग होता है जिसमें कि फ्लूइड, पानी भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। इस मेम्ब्रेन को एमनियन बोलते हैं। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बेबी की स्किन है ना, उसकी स्किन पे से कुछ कुछ सेल्स निकल के इस फ्लूइड में जाते रहते हैं। तो मतलब बेबी के सेल्स यहाँ पे, आपको यहाँ पे सेल्स मिल जाएंगे बेबी के, ठीक है। देन बेबी का यूरिन भी यहाँ पे जाएगा, तो बेबी की बॉडी के जो केमिकल्स हैं वो भी आपको इस फ्लूइड में मिल जाएंगे। तो एमनियोसिंथेसिस क्या होता है, एक टेक्निक होती है एमनियोसिंथेसिस, एक टेक्निक होती है, स्पेलिंग चेक कर लेना, जिसमें हम एक प्रेग्नेंट वुमेन के, जब उसकी प्रेगनेंसी कम से कम 16 वीक की होनी चाहिए। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कब से हो सकता है। 16 वीक से पहले एमनियोसिंथेसिस करोगे तो बेटा जी अबॉर्शन का खतरा रहेगा, आप नहीं कर सकते, ठीक है। 16 वीक से 22 वीक के बीच में आप ये प्रोसीजर कर सकते हो, जिसमें आप क्या करोगे, एक नीडल डाल के आप ये कुछ फ्लूइड यहाँ से बाहर निकाल लोगे। यू विल पुल दिस फ्लूइड आउट, और फिर आप इस फ्लूइड का एनालिसिस कर लोगे। यहाँ से फ्लूइड निकाला, फिर इसका एनालिसिस करोगे आप। किस लिए? ये बेबी के सेल्स भी इसमें आ जाएंगे, तो बेबी का डीएनए इसमें आ गया, तो आप उस डीएनए को एनालाइज कर सकते हो, आप उस क्रोमोसोम्स को एनालाइज कर सकते हो कि भैया सारे क्रोमोसोम पूरे हैं, कोई टूटा तो नहीं है, कोई ऐसे तो नहीं कि 2 की जगह 3 क्रोमोसोम आ गए। होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना अपने पास 23 पेयर, ऐसा ना हो कि भैया लो जी 21st क्रोमोसोम की 2 कॉपीज की जगह 3 कॉपी आ जाए, डाउन सिंड्रोम हो जाए, या एक्स क्रोमोसोम के साथ वाई या एक्स आने की बजाय X0 आ जाए, टर्नर सिंड्रोम हो जाए, है ना। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आप यहां से देख सकते हो। क्या ढूंढ सकते हो आप? लिख लेते हैं,
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। यदि आपने जेनेटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है कि डिसऑर्डर्स 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है जी। एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है? ये क्रोमोसोम है, ठीक है जी, ये यहाँ से टूट गया तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। या ये क्रोमोसोम का पेयर है और एक और क्रोमोसोम आ गया, 3 आ गए, तो ये क्रोमोसोम डिसऑर्डर है। या जहाँ पे 1-2 पेयर होने चाहिए थे, यहाँ पे एक ही आया, दूसरा आया ही नहीं, खाली रह गया, ठीक है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को, क्रोमोसोम के शेप और साइज अगर खराब हो रहा है तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का एग्जाम्पल बोलिए क्या है? कहाँ पे लिखूं? यहाँ लिख दो। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, क्या बोलते हो? ये जनरली मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम था, लो जी यहाँ पे म्यूटेशन आ गई, अब म्यूटेशन को नहीं पकड़ पाता ये, तो जितने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं उनको नहीं पकड़ पाता। लेकिन अपनी एनसीईआरटी में देखो, वो कह रहे हैं कि भैया एमनियोसेंटेसिस से आप सिकल सेल एनीमिया भी पकड़ सकते हो, हीमोफीलिया भी पकड़ सकते हो। ये तो गलत हो गया। सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ही नहीं। एक्चुअली क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बच्चे का यूरिन जाता है ना इस फ्लूइड के अंदर, उस यूरिन में कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उन केमिकल्स को टेस्ट करके आप सिकल सेल एनीमिया का पता लगा सकते हो, हीमोफीलिया का पता लगा सकते हो, सिंपल एनीमिया का भी पता लगा सकते हो। सो ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। जब क्वेश्चन आएगा एमनियोसेंटेसिस पे कोई भी गलत नहीं करके आएगा। क्या क्वेश्चन आ सकता है? जो क्वेश्चन आया भी था नीट में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन बी फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ एमनियोसेंटेसिस। तो आपके पास कैसा ऑप्शन होना चाहिए? टर्नर्स, डाउन्स, लाइनफेल्टर्स। ये तो तुम्हारे सिलेबस के अंदर के क्वेश्चन है। कुछ सिलेबस के बाहर का बता सकती हूँ मैं तुम्हें, एडवर्ड सिंड्रोम, टाउज सिंड्रोम। टाउज की स्पेलिंग नहीं मुझे याद आ रही है, टाउज सिंड्रोम की स्पेलिंग शायद ही होती है टाउज सिंड्रोम, ठीक है। ये भी क्रोमोसोम टूटने से होते हैं, ठीक है। देन ये भी आएंगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर विच कैन बी फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ एमनियोसेंटेसिस। क्रोमोसोमल पूछेंगे तो ये वाले, ये वाले, ये वाले, लेकिन मेंडेलियन पूछेंगे तो ये वाले, ठीक है। और ये कैसे पता चलेंगे? जो केमिकल्स आ रहे हैं यूरिन के द्वारा, ठीक है। अब एमनियोसेंटेसिस पे स्टैट्यूटोरी बैन क्यों लगा है? क्यों बैन कर दिया भैया तुमने? क्यों बैन कर दिया? क्योंकि X और Y क्रोमोसोम हम एमनियोसेंटेसिस से बहुत इजीली देख सकते हैं। X का शेप डिफरेंट होता है, Y का शेप डिफरेंट होता है, तो एमनियोसेंटेसिस से आप देख सकते हो ये XX है, फीमेल है, या ये XY है, मेल है, ठीक है। तो आप सेक्स ऑफ द चाइल्ड पता लगा सकते हो। आप सेक्स ऑफ द चाइल्ड पता लगा सकते हो, और ये बहुत ही खतरनाक चीज है। क्या होता है इससे? फीमेल फीटिसाइड, ठीक है। लोग देखते हैं कि अच्छा फीमेल फीटस है, लो जी मार दो। और दिक्कत क्या है बेटा, 16 वीक से पहले तुम कर नहीं सकते। 16 वीक के बाद कोई भी अबॉर्शन, देखो पहले लोग क्या कराते हैं, एमनियोसेंटेसिस कराते हैं, अच्छा फीमेल है चलो जी अबॉर्शन करा दो, एमटीपी करा दो। कोई भी अबॉर्शन बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है मदर के लिए। बेबी को तो मारना ही चाहते हैं, खैर वो लोग, मदर के लिए भी बहुत डेंजरस हो जाता है, तो मदर की जान को भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इट्स अ वेरी बिग इविल, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। यू are going to be adult citizens, responsible adult citizens of India। और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इस चीज़ के प्रति इतने स्ट्रांग हो जाओ, इतने कट्टर हो जाओ कि खुद करना तो बहुत दूर की बात है, मतलब अगर तुम कहीं आसपास देख भी लो ना ऐसी चीज़ की कोई और कर रहा है, यू जस्ट रिपोर्ट देम टू पुलिस। क्योंकि हमारी जो सेक्स रेशियो है वो इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ फीमेल फीटिसाइड, इसीलिए एमनियोसेंटेसिस स्टैट्यूटोरी तरीके से बैंड है। इससे बाहर क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं आएगा एमनियोसेंटेसिस पे। पहला टॉपिक अपन ने खत्म कर दिया, कौन सा?
रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब आ जाओ पॉपुलेशन पे। कुछ नहीं है इस पे, कुछ फैक्ट्स लर्न कराने में तुम्हें 1 मिनट में लर्न करा दूंगी। आओ 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 जल्दी आओ। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन करके एक टॉपिक दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, बट लेकिन हम सिर्फ पॉपुलेशन लिखेंगे। ये क्या कह रहे हैं, ये एक तुम्हें कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बहुत बुरे हाल हैं इस दुनिया के, इतने जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो वो तुम्हें कुछ फैक्ट्स देने की कोशिश कर रहे हैं। वो फैक्ट्स तुमको लर्न करने हैं। कैसे लर्न करेंगे हम? अपा लर्न करेंगे नए नए कलर्स के साथ। अपा बात करेंगे वर्ल्ड की और अपा बात करेंगे इंडिया की, ठीक है। ये कह रहा है कि बेटा 1900 में, और उससे आगे लगा लो 100 साल, 2000 में पॉपुलेशन में हद से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। वो कह रहा है जब से ह्यूमन रेस आई थी 1900 तक हमारी पॉपुलेशन पहुंच पाई 1 बिलियन। 1000 मिलियन को 1 बिलियन कहते हैं? 1 बिलियन के 2 बिलियन? 2 बिलियन, सॉरी 2 बिलियन। और 100 सालों के अंदर हमने इसको कर दिया 6 बिलियन। मतलब आज तक लाखों साल में जितनी ह्यूमन पॉपुलेशन पहुंच पाई है, 100 साल के अंदर हमने उसको ट्रिपल कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ रही है ना। हम मरने तो किसी को देते नहीं। कोई बूढ़ा हो गया नहीं मरने देंगे, कोई बीमार हो गया नहीं मरने देंगे, कोई प्रेग्नेंट औरत है नहीं मरने देंगे, कोई छोटा बच्चा नहीं मरने देंगे। नहीं मरने दोगे तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी। रेट तुम कंट्रोल कर नहीं रहे हो बच्चे पैदा करने के। फिर आगे ये थोड़ा सा डाटा दे रहा है कि 2011 तक आते आते ये 7.2 बिलियन हो चुकी है। ये डेटा लर्न करना है, 267.2 हो जाएगा। फिर ये बात करते हैं ह्यूमंस की नहीं, इंडिया की। ये कहते हैं इंडिया की तो हम 1900 से बात ही नहीं करेंगे। क्यों भैया? हमारे जब आज़ादी हुई थी हम तो तब से बात करेंगे। अंग्रेजों ने क्या किया हमें क्या पता। तो हम यहाँ पे बात करेंगे 1947 से। ये कहता है 1947 में हमारी पॉपुलेशन थी 350 मिलियन। समझ रहे हो? 350 मिलियन। और 2000 तक आते आते हमने भी तगड़ा जंप मारा, 1 बिलियन पॉपुलेशन कर दी हमने। समझ रहे हो क्या मतलब? क्या किस रेट से लो, ये लो, ये लो, और लो, और लो, और चाहिए और लो। इस तरीके से हमने बच्चे फैलाए हैं, फैलाए, ठीक है। ऐसे ये लो, और किसी को पड़ोसियों को भी चाहिए तो हमसे ले लो, इस तरीके से। ये याद करना है डेटा। 350 मिलियन से 1 बिलियन पहुंच गया। मतलब 2000 में हर 6 बंदों में से 1 बंदा हिंदुस्तानी था। ये प्राउड होने की बात नहीं है। और 2011 तक आते आते ये 1.2 बिलियन हो चुका है। ये डेटा हमें याद करना है। हो जाएगा, इजी डेटा है, कुछ नहीं है। 2 6 7.2, 350 1 बिलियन 1.2 हो जाएगा। देन अगली बात ये कह रहा है हमारा जो ग्रोथ रेट है वो अत्यधिक ज़्यादा है। कितना है? 2% से हल्का सा कम है। आवर ग्रोथ रेट इज जस्ट लेस देन 2%। इसका मतलब क्या है? 2% ग्रोथ रेट का मतलब क्या है? हर 1000 बंदों पे हम 20 नया बंदा ऐड करते हैं पर ईयर। एक साल में 1000 बंदों पे हम नया 20 बंदा ऐड करते हैं। बेटा इतनी जल्दी डबल होएगी इससे पॉपुलेशन, 30 सालों में डबल हो जाएगी इससे पॉपुलेशन। जो रेट है ये खतरनाक रेट है, ये कम नहीं है ये। तो इस रेट को हमें कम लाना है। पहले एनसीईआरटी इससे पहले एक और बात बोल रही है कि भैया ये हुआ क्यों, ये हो क्यों पाया है। तो 3-4 रीज़न दे रही है इसके, ठीक है। रीज़न दे रही है, ये रीज़न ज़रा याद कर लेना। बेटा डेथ रेट कम हो गई ओवरऑल, ऑब्वियसली मरने नहीं देंगे तो यही होगा, ठीक है। देन डेथ रेट में भी स्पेसिफिकली मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गया। मम्मियों के मरने का डेथ रेट मतलब मरने का रेट कम हो गया। जो मदर्स चाइल्ड बर्थ में जिनकी डेथ हो जाती थी वो कम हो गया बेटर फैसिलिटीज़ की वजह से। देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गया। तो मतलब मम्मी और बच्चे पे बहुत ज़्यादा ध्यान है हमारा। मम्मी और बच्चों के जो डेथ रेट है वो कम हो गया। तो बेटा पॉपुलेशन तो बढ़ेगी। देन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, जो लोग बच्चे पैदा कर सकते हैं। 12 साल का बच्चा नहीं कर सकता ना, एक एज है जिसमें तुम बच्चे पैदा कर सकते हो। नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज बढ़ गया। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन
reproducible एज। ठीक है जी, ये रीजंस तुमको लिख के आने यदि कोई पूछेगा तो। ठीक है, अब इसका सल्यूशन बताओ, अब क्या करें, ये जो ऐसे बढ़ते जा रहा है जनसंख्या का पहाड़, अब क्या करें। तो एनसीईआरटी कह रही है बेटा अब कोई रास्ता ना है, अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर लो। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पॉपुलेशन वाला हो गया, वी विल कम टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। आज की क्लास में यहाँ तक करेंगे, ये 3 अपा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 8 बजे वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी तरीका जिससे you can have sex but you can avoid having babies is called a contraceptive method, whatever way it is, whatever way it is। ज़रूरी नहीं कि contraceptive method एक condom ही हो। contraceptive method ये भी हो सकता है that the male partner is not ejaculating the semen inside the female's vagina। आप ejaculation, if you are not ejaculating inside, you are ejaculating outside anywhere, देन भी प्रेगनेंसी के चांस कम हो जाते हैं। सो एक पर्टिकुलर उसमें बंद नहीं है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बहुत मतलब दुनिया भर का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, मैं तुम लोगों को भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, लेकिन कितना होता है, क्या होता है, उससे पहले हमें कुछ फीचर्स करने हैं। एक अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव के फीचर्स क्या होते हैं, क्या होना चाहिए एक अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव में और क्या नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ये नहीं जी पता चले चुभ जाए, पता चले कॉन्डम्स चुभ जाए लोगों को, तो कौन यूज करेगा। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं लो जी यूज किया फिर भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या हो सकता है, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, और क्या हो सकता है, क्या नहीं होना चाहिए, शुड नॉट इंटरफियर इन एक्चुअल सेक्स एक्ट और द डिजायर टू हैव सेक्स, शुड नॉट इंटरफियर इन सेक्स एक्ट और डिजायर्स। ठीक है, देन और क्या नहीं होना चाहिए, वेरी लेस, नो या वेरी लेस साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स किसको चाहिए भैया, ईपी इफेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव, भैया ये नहीं पता चले 5,000 रुपये का एक कॉन्डम आए तो कौन खरीदेगा उसको, कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी में तुम्हारे 2-3 पॉइंट्स हैं और लिख लेना, मतलब अपना दिमाग लगा लेना, ये क्वेश्चन मत गलत करके आना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। लो जी मैम ये नहीं मैं पढ़ के गई थी तो ये ना मैंने गलत, सोच लेना। ठीक है, सोच लेना, दिमाग जो दिया है ईश्वर ने उसको थोड़ा यूज़ करना और पता लगाना कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। बट ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आप बांट लेते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है जी, पहला है नेचुरल मेथड मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा है बैरियर मेथड। तीसरा है केमिकल मेथड और चौथा है सर्जिकल मेथड। आओ देखें क्या होता है। तैयार हो सभी के सभी हैं? हाय, चलो शुरू करते हैं। नेचुरल मेथड से तुम क्या समझते हो? क्या नेचुरल हर्ब्स यूज करेंगे इसमें, ये लो ये जड़ी बूटी खाओ कभी माँ नहीं बन पाओगी, ऐसा नहीं।
नेचुरल मेथड्स में मेरे प्यारे बच्चों, आप बॉडी की नॉलेज को यूज़ करते हो। आप कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते, नो केमिकल, ना ही कोई बैरियर यूज़ करते, नो बैरियर। बैरियर का मतलब क्या है? एग और स्पर्म को मीट करने से रोक रहा है कोई चीज़, तो वो बैरियर है। आप कुछ नहीं यूज़ करोगे, यू जस्ट यूज़ द knowledge of working of body। ठीक है, जैसे कि अगर मेल कोई कॉन्डम यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है, बैरियर मेथड नहीं कोई भी यूज़ कर रहा है, ठीक है, फीमेल कोई पिल नहीं ले रही है, मेल इज सिंपली इजैकुलेटिंग द स्पर्म्स outside the body of the female. They are having sex normally without any hindrance, without any chemical, nothing, just at the point of ejaculation, सिर्फ ejaculation के point में मेल जो है sperm को बाहर ejaculate कर देता है, ठीक है। अब ये है तो रिस्की है थोड़ा सा, लेकिन इससे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस मेथड को क्या लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ आगे, ठीक है। नेचुरल मेथड में पहला मेथड है, नेचुरल वालों की बात कर रहे हैं, पहला मेथड है, इसको बोलते हैं विड्रॉल मेथड। और इसी को कहा जाता है कोइटस। कोइटस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंटरप्टस, रेप्टस मतलब आपने कोइटस को इंटरप्ट कर दिया, बीच में रोक दिया। जैसे कि मेरे बच्चों, ये वेजाइना है ना, ये वेजाइना, ये सर्विक्स आता है इस तरीके से, है ना, ये यूट्रस है, ऐसे ही होता है, ये वेजाइना, ये वेजाइना की ओपनिंग है, ठीक है। ये पीनस है, बना दिया जाए, दिस इज द पीनस, लाइक दिस, ओके। सो जस्ट बिफोर इजैकुलेशन दिस पीनस इट इज पुल्ड। विड्रॉल का क्या मतलब है? विड्रॉ करना मतलब यू नो यू टेक समथिंग आउट, जैसे आप कैश विड्रॉ करते हो इसमें से, बैंक में से, विड्रॉ इट एंड द इजैकुलेशन इज डन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। अब इसमें रिस्क क्या है यार? देखो, नेचुरल मेथड्स बहुत साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट्स होते हैं इनके। क्यों साइड इफेक्ट? क्या ही होगा, सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट है कि आपके बच्चे हो सकते हैं, नो साइड इफेक्ट्स बट इनएफिशिएंट। ये मेथड इतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा जी एक्चुअल इजैकुलेशन से पहले प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड्स होते हैं, कुछ इजैकुलेशन से पहले भी कुछ फ्लूइड्स रिलीज होते हैं मेल की बॉडी से, और उन फ्लूइड्स में मान लो एक बार इजैकुलेशन हुई, ठीक है, तो उस इजैकुलेशन का कुछ स्पर्म अभी पाथ में पड़ा हुआ है, यूरिथ्रा के अंदर पड़ा हुआ है, ये यूरिथ्रा है, इस यूरिथ्रा में पहले से स्पर्म पड़ा हुआ है पिछली इजैकुलेशन का, ठीक है, तो प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड के साथ ये वाला स्पर्म आ सकता है, ठीक है, तो मतलब कुछ स्पर्म फीमेल बॉडी में आ सकता है पिछली इजैकुलेशन की वजह से। सो प्रेगनेंसी का खतरा रहता है इसमें। विड्रॉल मेथड ये 100% सेफ नहीं है। दूसरा मेथड सुनो मेरे बच्चों, इट इज कॉल्ड राइम मेथड या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस भी बोलते हैं इसको। स्पेलिंग सही हो जा, सही हो जा, सही हो जा। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है ये? मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेरे साथ पढ़ा है उन्हें पता है कि फीमेल पूरे महीने ही प्रेग्नेंट होने के लिए आतुर नहीं रहती है। उसकी बॉडी सिर्फ 1 या 2 दिन ऐसे अलाउ करती है जब एक्चुअली द फीमेल कैन एक्चुअली गेट प्रेग्नेंट, राइट? बिकॉज ओवम इज रिलीज्ड वंस अ मंथ एंड इट इज़ वेरी वेरी शॉर्ट लिव्ड। बहुत कम समय के लिए वो जिंदा रहता है ना, 1 दिन सिर्फ उसकी लाइफ होती है। सो जिस दिन और कब होता है, मान लो 28 डेज का साइकिल है, तो हम मानते हैं कि 14th डे को जनरली ओव्यूलेशन होता है। हम कहते हैं कि यार इस दिन अगर इंटरकोर्स हुआ तो भी बच्चे पैदा हो सकते हैं, है ना। देन जो स्पर्म होता है वो फीमेल बॉडी में 2 दिन तक रह सकता है, कभी कभी तो 3 दिन भी सर्वाइव कर जाता है, मतलब मैक्सिमम 48 आवर्स सर्वाइव करता है। सो अगर यहाँ पे 13th डे इंटरकोर्स हो रहा है तो भी ये वेट करके ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। अगर 12th डे इंटरकोर्स हो रहा है तो भी ये 14 डे तक वेट करके फर्टिलाइज कर सकता है ना। सो ये 3 दिन रिस्की हो गए, बच्चे पैदा हो सकते हैं। देन हमारी बॉडी है, कोई मशीन नहीं है ना, ज़रूरी नहीं है कि 14th को तो 14th को ही होगा,
है ना, ओव्यूलेशन, ये 15th को भी जा सकता है, ये 16th को भी जा सकता है, तो ये रिस्की दिन है। और कुछ आप अपनी जान बिल्कुल ही बचाने के लिए एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ पे ले लो कि बेटा लो 11th भी छोड़ दो, ये लो 17th भी छोड़ दो। तो बेसिकली अपने साइकिल का 11वां से 17वां दिन आप छोड़ दीजिए। 10th भी छोड़ दो, 11th भी क्या, 10th भी छोड़ दो, 10th to 17th डे आप छोड़ दीजिए। आप उस वक्त इंटरकोर्स मत कीजिए, या इफ़ यू आर हैविंग इंटरकोर्स प्लीज़ यूज़ प्रोटेक्शन ड्यूरिंग दिस टाइम। बिफोर दिस देखो, तुमको पता है पहले 5 दिन तो मेंस्ट्रुएशन होती है, फर्स्ट से कहाँ गया देखो, फर्स्ट से 5th तो ब्लीडिंग होती है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन होती है, तो यहाँ तो इंटरकोर्स का सवाल ही हट गया, ठीक है। 6th डे से यहाँ पे 9th डे तक सेफ है। ये जान लो बच्चों, तुम्हारे काम भी आएगा, नॉर्मल ज़िंदगी में भी काम आएगा, नीट में तो काम आएगा ही आएगा, ठीक है। 6th डे से मतलब फर्स्ट डे हम कब काउंट करते हैं, मेंस्ट्रुएशन के पहले दिन, पहले 5 दिन या 4 दिन जो भी मेंस्ट्रुएशन हुआ, ठीक है। उसके बाद 10वें दिन तक सेफ होता है, आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। 10वें दिन से 17th डे फिर से खतरनाक है। 18th डे से आगे 28 तक 10 दिन यहाँ पे सेफ है। यू डोंट हैव टू यूज़ अ कॉन्डम और एनी अदर प्रोटेक्शन। ये है कि हल्का हल्का रिस्की तो है ये मेथड, हालांकि ये बहुत फिर भी कंपैरेटिवली मतलब दूसरों से रिस्की है, वैसे इतना रिस्की नहीं है। फिर यहाँ पे दोबारा से मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी। राइम मेथड हो गया, विथड्रॉल मेथड हो गया, राइम मेथड हो गया। तीसरा और अंतिम मेथड नेचुरल मेथड्स में है कौन सा, लैक्टेशनल एमेनोर, हे भगवान स्पेलिंग, लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये क्या है, ये बच्चों का वरदान है हमें कि हम और बच्चे पैदा ना कर सकें। When a mother, a new mother, अभी she has had a baby, she is feeding the child, ठीक है, वो intense lactation कर रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों, उनकी बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल इतना हाई होगा कि वो हमारे बॉडी के और हार्मोन्स के लेवल को हाई नहीं होने देगा। कौन कौन से हार्मोन्स के लेवल को हाई नहीं होने देगा, LH और FSH। प्रोलैक्टिन LH और FSH का दुश्मन होता है। तुम्हें याद होगा LH और FSH भी प्रोलैक्टिन के दुश्मन होते हैं। पहले प्रेगनेंसी होती है जब बच्चा नहीं पैदा होता, वो अलग स्टोरी है। सो हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूसिंग है हार्मोन ना, तो ये तो ज़्यादा होएगा इंटेंस लैक्टेशन के टाइम। सो हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन किसका दुश्मन है, जानी दुश्मन किसका है, जानी दुश्मन किसका है, LH और FSH का। तो ये LH और FSH की संख्या बॉडी में नहीं बढ़ने देता, तो इससे मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। अब ये नहीं कि बच्चा 5 साल दूध पी रहा है तो मम्मी 5 साल ही कंसीव नहीं कर पाएगी, ऐसा नहीं है। ये मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स तक चलता है, ठीक है। तुमने ऐसे भाई बहन देखे हैं जिनके आपस में गैप बहुत कम होता है ना, 1 साल ही गैप है, लो जी 1.5 साल ही गैप है, वो इसके शिकार होते हैं बच्चों। इसके कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि भाई मेरे बच्चों में सिर्फ 1.5 साल का गैप हो या 1 साल का गैप हो। हर सेंसिबल माँ बाप ये सोचता है कि यार कम से कम 4-5 साल का गैप हो। माँ तो खासकर ये सोचती है कि बेटा ये तू ही ना पल रहा मेरे से, एक और कहाँ से पैदा कर लूँगी, तूने मेरी जान खा रखी है, भगवान फेंकाऊँ तुझे कूड़े में किस दिन। वो क्यों नहीं फेंकती, वो तो तुम लोगों को मैंने बताया था, ऑक्सीटोसिन की वजह से नहीं फेंकती। प्यार बहुत आता है ना, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है मदर का ब्रेन, तो कहती है चलो बेटा कल फेंक के आऊँगी, आज नहीं, आज रख लेती हूँ, है ना। ऑक्सीटोसिन इतना रिलीज़ हो रहा है। सो मदर्स नहीं चाहती कि दूसरा बच्चा हो जाए, सो दे आर रिलाइंग ऑन दिस मेथड कि अभी तो मेंस्ट्रुएशन हो ही नहीं रही, तो हाउ कैन आई गेट प्रेग्नेंट, है ना। सो दे डोंट यूज़ एनी प्रिकॉशन। तो कभी कभी ये धोखा दे जाता है, कभी कभी 6 महीने नहीं चलता, ठीक है। या कभी कभी मदर सोचती कि अब तो 6 महीने से आगे भी चला लूँ इसको, ठीक है। तो क्या होता है, धोखे से प्रेगनेंसी हो जाती है, लैक्टेशनल एमेनोरिया धोखा दे देता है, एंड दे हैव अनदर बेबी इन 1.5 years। नेचुरल मेथड खत्म है,
वी आर डन। चलो आगे चलो फिर। अपन ने क्या कर लिया, नेचुरल खत्म हो गया। आओ बैरियर मेथड में। बैरियर मेथड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत 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 अत्यधिक आसान है। देखो अपन ने बैरियर क्रिएट करना है, किसके बीच में बैरियर क्रिएट करना है, आओ आओ मैं तुम्हें नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो थोड़ा गंदा बन गया, लाओ थोड़ा अच्छा बना दें। एक तो जब से ये बोर्ड आया ना बच्चों, मेरी जान बहुत दिक्कत में है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यूट्रस है, सर्विक्स है, और यहाँ हम बना लेते हैं हमारी प्यारी वेजाइना। ये वेजाइना है, ये वेजाइनल ओपनिंग है। अब तुमको पता है एग कहाँ से रिलीज होता है, जिन प्यारे बच्चों को नहीं पता वो जान लेंगे। ओवरी से एग रिलीज होता है और आके यहाँ पे एम्प्यूला में चला जाता है। यहाँ से एम्प्यूला में वेट करता है स्पर्म के आने का। स्पर्म कहाँ से आएगा, ये लो जी सेक्सुअल इंटरकोर्स बना दिया जाए, ये पीनस है, तो यहाँ से स्पर्म इजैकुलेट होगा और स्पर्म यहाँ से ऊपर जाएगा और एग से मीट करेगा। इसी तरीके से बच्चे पैदा होते हैं, है ना। अब अगर मैं फिजिकली रोक दूं इस प्रोसेस को, मैं ऐसे स्पर्म के आगे ऐसे ऐसे लात लगा के ऐसे, तू यहीं रुकेगा, तू आगे नहीं जाएगा, इस तरीके से बैरियर क्रिएट कर दूं। जैसे रोड पे बैरियर होते हैं ना, कारें आगे नहीं जा पाती, तो ये भी ऐसे ही है, ट्रांसपोर्ट ही हो रहा है। ट्रांसपोर्ट में तुम यहाँ पे बैरियर लगा दो यहाँ पे, तो उसको बोलेंगे बैरियर मेथड। फिजिकल बैरियर से आपने स्टॉप किया, लिख दो यहाँ पे फिजिकल बैरियर बिटवीन एग एंड स्पर्म। ठीक है जी। अब इसके बहुत तरीके हैं, ये तो बहुत 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 तरीके हैं बच्चों। आओ देखें, पढ़ते हैं, आओ यहीं पे लिख लें। कितनी देर की क्लास होगी तुम लोगों की, हैं? अरे 1 घंटा होने वाला है। चलो ये वाली चीज़ तो खत्म कर लें। बैरियर मेथड ना मेरे प्यारे बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। इसे मेल्स भी यूज कर सकते हैं और फीमेल्स भी यूज कर सकती हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मेल्स में सबसे फेमस बैरियर मेथड कौन सा है भाई लोग? बच्चे को पता है, कॉन्डोम। ठीक है, उसमें क्या होता है, पीनस के ऊपर हम एक प्लास्टिक का पॉलिथीन का कवर चढ़ा देते हैं, लेटेक्स का कवर चढ़ा देते हैं इस तरीके से। तो इससे क्या होगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये जरा हटा दें यहाँ से। ये जो सीमेन इजैकुलेशन है वो यही हो जाएगा, यहाँ पे अंदर नहीं जा पाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं जा पाएगा। ठीक है, यहीं पे कॉन्डम के अंदर ही सीमेन भर जाएगा, यहाँ तक जाएगा ही नहीं। तो मेल कॉन्डम्स लिख दूं, कॉन्डम लेटेक्स शीथ होती है ये जो पीनस को कवर करती है। एक पॉपुलर ब्रांड भी बता दिया है एनसीईआरटी ने कि बेटा तुम्हें ना पता चले केमिस्ट के पास जाके क्या मांगना है, तो हम बता देते हैं। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम। अब कॉन्डम का देखो भाई लोग, एक फ़ायदा तो है ही है कि बच्चे नहीं पैदा होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए इतना ज़्यादा पॉपुलर भी है, इतना ज़्यादा पॉपुलर, स्पेशली अमंग यूथ ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों? जब तक यूथ में हम लोग यंग एज में होते हैं, नॉट ऑल ऑफ अस बट सम ऑफ अस टेंड टू हैव मल्टीपल पार्टनर्स, है ना। जनरली ऐसा होता है विद जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वी गेट स्टेबल विद वन पार्टनर। हम एक पार्टनर के साथ स्टेबल हो जाते हैं, जनरली शादियां कर लेते हैं, एंड वी हैव वन पार्टनर विद whom we have sexual intercourse. But when we are younger, some of us, they might have multiple partners, and this gives chance to the risk of having an STD.
आप इन्फेक्शंस आपको लग सकते हैं या आप फैला सकते हो आगे लोगों को, ठीक है। इन्फेक्शंस कैसे लगता है, सेक्सुअल फ्लूइड्स में वो होता है बेटा, वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है, कोई भी जो इन्फेक्शन है, ठीक है। तो मतलब सीमेन में भी इन्फेक्शन हो सकता है अगर इस मेल को इन्फेक्शन है, और इनफैक्ट वेजाइना के फ्लूइड में भी, ये वेजाइना का ये जो फ्लूइड है ना, इसमें मान लो वेजाइना को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, गोनोरिया है, ठीक है, तो ये भी मेल को दे सकती है। तो वेजाइना का फ्लूइड है और जो पीनिस का फ्लूइड है उनमें इन्फेक्शियस बैक्टीरिया या वायरस घूम रहे हो सकते हैं। तो कॉन्डम इस फ्लूइड के कांटेक्ट में नहीं आने देता पीनिस को, और वेजाइना को भी प्रोटेक्ट करता है, पीनिस के फ्लूइड्स के कांटेक्ट में नहीं आने देता। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी भी देता है। ये पहले नहीं था मेरे प्यारे बच्चों, देखो नेचुरल में कहाँ रे, कौन सी प्रोटेक्शन है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ तो सिर्फ बच्चे ना पैदा करने की कोशिश करो। तो नेचुरल मेथड जनरली इंसान तब यूज़ करता है जब उसकी शादी हो चुकी है या वो एक स्टेबल पार्टनर, मतलब स्टेबल हो जाता है एक पार्टनर के साथ। दिस शुड बी डेफिनेटली यूज्ड इफ़ यू डोंट नो योर पार्टनर, कोई रैंडम पार्टनर है तो ये डेफिनेटली यूज़ होना चाहिए, ठीक है। फीमेल्स में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, फीमेल कॉन्डम्स होते हैं, फेमडम भी बोलते हैं इसको, फीमेल कॉन्डम बोलते हैं। देन देर इज समथिंग कॉल्ड डायफ्राम, then there is something called cervical caps and vaults। मैं तुम्हें इनकी स्टोरी सुनाती हूँ क्या होता है, बस फिर बैरियर मेथड खत्म। फीमेल कॉन्डम एक बहुत ही फनी सी चीज़ होती है, कुछ ऐसा होता है फीमेल कॉन्डम, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये वेजाइना, ठीक है। फीमेल कॉन्डम मेरे प्यारे बच्चों ऐसा होता है कुछ, एक साइड से बंद होता है, एक साइड से खुला होता है। जैसे मान लो इस साइड से खुला है, ठीक है, इस साइड से बंद है, इस साइड से बंद है ऐसे, लेकिन यहाँ पे भी एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है, एक रिंग होता है यहाँ पे इस तरह, ठीक है। इस साइड से बंद है, इस साइड से खुला है, एक ट्यूब की तरह बेसिकली। ये ट्यूब फीमेल खुद, इसको किसी आपको नर्स से जाके नहीं लगवाना पड़ता कि बेटा मुझे लगा दो जरा फीमेल कॉन्डम, नहीं, आप खुद इसको इंसर्ट करती है फीमेल बॉडी में, समथिंग लाइक दिस, ऐसे करके। ये जो आउटर रिंग है ये यहाँ पे आ गया, जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया को प्रोटेक्ट करेगा इस तरीके से, और ये अंदर गया इस तरीके से, और ये वाला जो रिंग है ये सर्विक्स के ऊपर ऐसे फिट हो जाता है बच्चों, ऐसे ऐसे आके, और ये जो यहाँ पे जो रिंग है ये सर्विक्स को टाइटली ऐसे होल्ड कर लेता है, समझ रहे हो। तो सर्विक्स पूरा कवर हो गया और यहाँ से ये ओपन हो गया। अब देखो एंट्री ऑफ पीनिस, दिस इज द पीनिस, ऐसे। सो इजैकुलेशन जो है वो सर्विक्स के अंदर नहीं जा रही, क्योंकि ये पूरा ढका हुआ है फीमेल कॉन्डम से, यहाँ से ढका हुआ है ना ये पूरा इस तरीके से, इट इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ फीमेल कॉन्डम। आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर, राइट। सो इससे एसटीडी बचती है नहीं बचती, प्रेगनेंसी तो बचती है, इससे भी कुछ हद तक एसटीडीज से रुकाव होता है, क्योंकि देखो कहीं पे भी पीनिस कांटेक्ट में नहीं आ रहा, सिर्फ दिक्कत तब होती है जब पीनिस के फ्लूइड एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे पड़ जाए, वहाँ से आप इन्फेक्शन कैच कर सकते हो। सम प्रोटेक्शन होता है एसटीडी से, यहाँ पे सम प्रोटेक्शन इज देयर फ्रॉम STI, ठीक है। अब स्टोरी सुनाती हूँ तुम्हें। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल वॉल्ट सब एक जैसी होती हैं, सब एक जैसी, थोड़ा थोड़ा शेप में अंतर है इनकी, ठीक है। देखो डायफ्राम हो चाहे ये हो चाहे ये ऐसे होते हैं बेटा, सिलिकॉन के बने हुए ऐसे ढक्कन से होते हैं, ये इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा शेप और साइज में इनके डिफरेंस रहता है। ये क्या होता है, यहाँ से बताती हूँ तुम्हें, मिटा के रुक जाओ। देखो ये है, ये कुछ नहीं है, ये यहाँ पे जाके ऐसे फिट हो जाता है, देख रहे हो, ये जो ढक्कन सा है ना, ये ऐसे जाके यहाँ पे ऐसे जाके ऐसे इसको कवर कर लेता है ऐसे। तो अब क्या है, यहाँ से पीनिस इज हियर, यहाँ पे इजैकुलेशन हुई, तो ये इजैकुलेशन अब सर्विक्स के अंदर नहीं जा पाएगी,
लेकिन ये देखो ये कितना रिस्की है, ये सारा वेजाइनल फ्लूइड जो है वो टच हो रहा है पीनस को, और पीनस का फ्लूइड वेजाइना को टच हो रहा है, तो एसटीडी से कोई प्रोटेक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। साथ में नो प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, तीनों में नो प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी। ऑल्सो ये सारे के सारे वन टाइम यूज हैं, सारे के सारे, ऑल दीज दे आर वन टाइम यूज, ये नहीं धो धो के पहने। आई एम सो सॉरी, ये पूरे वन टाइम यूज नहीं है, गलत बोल दिया था बच्चों, अभी फंस गए थे हम लोग। देखो ये वन टाइम यूज है, फीमेल कॉन्डोम वन टाइम यूज है, और जिन भाई लोगों को नहीं पता है, कॉन्डोम्स आर ऑल्सो वन टाइम यूज, प्लीज भगवान के लिए, ठीक है। दीज आर रीयूजेबल, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल वॉर्ड्स, ये रीयूजेबल है, यू कैन वॉश इट एंड यूज इट अगेन एंड अगेन। देन सेल्फ, आप खुद इसको यूज करेंगे, खुद इसमें फिट करेंगे, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, सेल्फ फिटेड, आप खुद ही फिट करते हैं इसको, रीयूजेबल है तो अच्छा खासा है। एक और बात है इसमें कि आप इसको सिर्फ इसको यूज़ नहीं करते भैया, ये बहुत रिस्की भी तो हो सकता है, स्पर्म ऐसे करके निकल गया तो आप स्पर्मिसाइडल क्रीम के साथ ही इसको यूज़ करते हैं। ऑलवेज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ, यूज्ड along with स्पर्मिसाइडल क्रीम। स्पर्मिसाइडल क्रीम क्या है भैया? स्पर्म को मारने के लिए एक केमिकल होता है, बहुत फेमस केमिकल है, नोनोक्सिनॉल। नोनोक्सिनॉल, इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। नो 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 नो, स्पर्म को हर तरफ से अटैक हो रहा है तो स्पर्म ऐसे कर रहा है, नो 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 नो, नोनोक्सिनॉल। ठीक है जी, खत्म है यहाँ पे हमारे बैरियर मेथड्स। वी आर डन हियर विद द बैरियर मेथड्स। क्या रह गया? हमारा केमिकल मेथड रह गया, हमारा सर्जिकल मेथड रह गया। भाई लोग ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा और फास्ट करेंगे क्योंकि इट इज़ सपोज टू बी वन शॉट रिवीजन। सो नेक्स्ट क्लास में सब कुछ ख़त्म करेंगे हम लोग, केमिकल, सर्जिकल, देन हम लोग ख़त्म करेंगे कहाँ हम लोग ख़त्म करेंगे MTP, हम लोग ख़त्म करेंगे आर्ट, और हम ख़त्म करेंगे STIs। जल्दी जल्दी 1 घंटे के अंदर सब कुछ ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच मेरी क्लास लगाने के लिए। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चैप्टर लर्न कैसे होगा, क्योंकि भाई लोग इतना आसान बना दूंगी मैं इसको, इतना सीक्वेंस वाइज बना दूंगी, इतना सिंप्लीफाइड बना दूंगी कि कोई चीज़ ऐसी बचेगी ही नहीं जो तुम्हें याद नहीं होगी या तुम्हें समझ में नहीं आएगी। मतलब टिप्स पे हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। सो भरोसा रखो, इस मुश्किल की घड़ी में अनअकैडमी की टीम तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बताया करो तुम्हें कौन सा चैप्टर नहीं समझ में आया, मैं तुम्हें वो चैप्टर कराऊंगी। यदि तुम अगले सालों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अभी तो ये भी नहीं पता ये वाला पेपर कब होने वाला है। अगर आप इस पेपर के लिए, आप अगले पेपर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2021-22 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप 1 और 2 ईयर कोर्स लीजिए, बने रहिए मेरे साथ, और फिर देखिए मैं तुम्हें आपको बायोलॉजी का जादूगर कैसे बनाती हूँ। ओके, ऐसे एंड अनअकैडमी की खास बात ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। जैसे आपने मेरे कोड से सब्सक्रिप्शन लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ मेरी क्लासेस मिलेंगी, आपको बायोलॉजी की सभी टीचर्स की क्लासेस मिलेंगी, चाहे 15 टीचर पढ़ा रहे हो, मेरा कोड यूज़ करने के बाद भी मेरी तो मिलेंगी, ठीक है। देन आपको फिजिक्स की भी मिलेंगी, आपको केमिस्ट्री की भी मिलेंगी, फिजिक्स के 10 टीचर, केमिस्ट्री के 50 टीचर, 50 तो नहीं 20 टीचर, समझ रहे हो। सो एक 27,000 रुपया खर्च करके आप पूरे साल के लिए सबसे पढ़ सकते हैं, सबकी गाइडेंस ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं पेपर में क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं। हर संडे 720 मार्क्स का टेस्ट होता है, ठीक है। कोड ज़रूर डाल दीजिएगा मुझसे जुड़ने के लिए अनअकैडमी पे। कोड पहले लंबा था, ऋतु लाइव था, अब बहुत ही छोटू सा रह गया है, ऋतु सिर्फ मेरा नाम, अत्यधिक सिंपल। 10% ऑफ पाने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे जल्द ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।